नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड थर्ड ईयर के लिए विश्व का प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे हैं। विश्व के प्रादेशिक भूगोल का यह 25वां भाग है। विश्व के प्रादेशिक भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप के उच्चावच जलवायु अपवाह तंत्र के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप की प्राकृतिक वनस्पति। एशिया महाद्वीप में किस प्रकार की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसका वितरण पाया जाता है, यानी नेचुरल वेजिटेशन हम कह सकते हैं। प्राकृतिक वनस्पति। अब प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है कि किसी प्रदेश में स्वतः जो फलने फूलने वाली या बढ़ने वाली जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या कहलाती हैं, पेड़ पौधे घास फूस वो होते हैं वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती हैं। किसी प्रदेश में स्वतः फलने फूलने वाली वनस्पति। तो किसी भी प्रदेश में स्वतः जो उगने वाली, फलने फूलने वाली, उगने बढ़ने वाली जो वनस्पति है वो क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। यानी सभी प्रकार के जो पादप हैं को जो स्वतः यानी खुद ही उगते हैं और बढ़ते हैं। फलने फूलने से मतलब यानी उगते हैं, स्वतः निरंतर उगते बढ़ते भी कह सकते हैं हम। यानी किसी भी प्रदेश में स्वतः निरंतर उगते बढ़ते या उगने बढ़ने वाली जो वनस्पति है, उगने बढ़ने वाली जो वनस्पति है वह क्या कहलाती है, प्राकृतिक वनस्पति हम उसको कहते हैं। वनस्पति प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। अब मुख्यतः इसमें क्या सम्मिलित हैं, पादप समुदाय यानी प्लांट कम्युनिटी है वो इसमें सम्मिलित होती है, पादप समुदाय इसमें सम्मिलित होता है। अब वनस्पति के अंतर्गत मुख्यतः हम देखें वृक्ष, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ आदि इसमें सम्मिलित होते हैं। वनस्पति में क्या आते हैं, वृक्ष, छोटे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ और घासें जो हैं वो किस में सम्मिलित की जाती हैं, वनस्पति में सम्मिलित की जाती हैं। तो प्राकृतिक वनस्पति क्या हुई, प्राकृतिक वनस्पति किसी प्रदेश में स्वतः निरंतर उगने बढ़ने वाले वृक्ष, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ तथा घासें जो निरंतर स्वतः का मतलब बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के, विशेषतः बिना मानवीय हस्तक्षेप, तो बिना बाह्य हस्तक्षेप या बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के जो निरंतर बढ़ते हैं, उगते हैं, वो क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक वनस्पति कहलाती है। और प्राकृतिक वनस्पति में हम पेड़ पौधे, घास, झाड़ियों को सम्मिलित करते हैं। तो जो क्या सभी प्रकार के जो प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जीव जंतु हैं, उनके लिए क्या है, ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है, प्राकृतिक वनस्पति मानी जाती है या प्राकृतिक वनस्पति है, क्योंकि प्राणवायु जो ऑक्सीजन है वो यही हमें प्रदान करते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति क्या है, मानव के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन होती है, क्योंकि इससे हम विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हमारी है वो उनके ऊपर निर्भर करती हैं। इसके अलावा पर्यावरण में, जलवायु में इनका अत्यधिक महत्व होता है। अब प्राकृतिक वनस्पति के विकास में विशेषतः जो योगदान है वो जलवायु एवं मिट्टी का रहता है। प्राकृतिक
के विकास में जलवायु तथा मिट्टी, इनका महत्वपूर्ण योगदान इसमें रहता है। यानी जलवायु एवं मिट्टियाँ जो हैं वो प्राकृतिक वनस्पति के विकास को प्रभावित करती हैं। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मिट्टी और जलवायु की जो प्रकृति है, मिट्टी की उत्पादकता और जलवायु की जो प्रकृति है उसी के ऊपर क्या है, जो वनस्पतियां हैं वो निर्भर करती हैं। अब एशिया के जो विभिन्न भाग हैं जिसमें जलवायु के जो विभिन्न तत्व पाए जाते हैं, यानी अलग अलग तापमान पाया जाता है, अलग अलग आर्द्रता, वायुदाब, ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी जो विभिन्नताएं एशिया महाद्वीप में हमने पढ़ी। यहाँ पर लगभग 12 से 13 प्रकार की जलवायु हमने पढ़ी है। तो 13 प्रकार के जलवायु प्रदेशों में वनस्पति भी इनसे क्या होगी, प्रभावित होगी, यानी वनस्पति के प्रकार भी क्या हो जाएंगे, इनसे अलग अलग है वो बढ़ते चले जाएंगे। अब जैसे तो एशिया महाद्वीप के विभिन्न भागों में हमने देखा कि तापमान, आर्द्रता, वर्षा या फिर मृदा के प्रकार हैं, धूप है, उनका सबका क्या है, अलग अलग वितरण पाया जाता है। तो उसी आधार पर क्या है, यानी एशिया महाद्वीप का विस्तार हम देखते हैं अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार अत्यधिक है। अत्यधिक बड़ा होने के कारण क्या है, इसमें जलवायु संबंधी, मृदा संबंधी और मौसम संबंधी जो विशेषताएं अलग अलग पाई जाती हैं, उसी के आधार पर क्या है, मृदा के भी विभिन्न प्रकारों का विकास इसमें, जो वनस्पति के विभिन्न प्रकार हैं उनका इसमें विकास हुआ है। तो इस प्रकार जो जलवायु है तथा मिट्टी है वो वनस्पति के विकास के ऊपर अत्यधिक प्रभाव है वो डालती है। इसके अलावा जो समान पर्यावरणीय दशाएं होती हैं, यानी मान लीजिए जहाँ पर एक जैसी दशा, पर्यावरणीय दशा हो, जैसे किसी क्षेत्र विशेष में मान लीजिए कि ये भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर उच्च तापमान, इसके अलावा अत्यधिक वर्षा होती है, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पर समान अवस्थाएं मिलने के कारण पूरे क्षेत्र में जो वनस्पति हैं वो एक प्रकार से समान वनस्पति यानी सदापर्णी वनस्पति है वो पाई जाएगी। तो इस प्रकार के समान जो भौगोलिक दशाएं होती हैं, भौतिक दशाएं होती हैं, उसमें वनस्पति भी क्या पाई जाती है, एक प्रकार से समान वनस्पति प्रारूप का उसमें विकास हुआ है। अब यानी जलवायु प्रदेशों के आधार पर हम क्या है, वनस्पति के अलग अलग प्रकार हम पढ़ सकते हैं। जैसे जलवायु प्रदेश में समानता होगी, उसमें क्या है, उसके जैसी ही वनस्पति उसमें विकसित हुई है। अब समान जो पर्यावरणीय दशाएं होती हैं उसमें समान वनस्पतियाँ उगेंगी। अब डडले स्टैम्प जो है उन्होंने लिखा है कि एशिया में जो पाए जाने वाले प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो अपनी एक प्रकार की क्या करते हैं, वनस्पति को जन्म देते हैं। एशिया के प्रमुख जलवायु प्रदेश अपने प्रकार की एक वनस्पति प्रदेश या वनस्पति प्रकार को जन्म देते हैं। यानी एशिया के जो प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो अपने प्रकार की एक वनस्पति प्रकार जो है उसको जन्म देते हैं। जैसे मान लीजिए टुंड्रा जलवायु प्रदेश है, तो टुंड्रा जलवायु प्रदेश में वनस्पति सदाबहार वनस्पति नहीं मिल सकती, उष्ण शुष्क मरुस्थल ये वनस्पति वो नहीं पाई जा सकती। तो यहाँ पर क्या है, टुंड्रा वनस्पति का विकास हुआ है। यानी जैसा जलवायु प्रदेश है उसने अपने आप में एक विशेष प्रकार के उसने क्या किया है, एक विशेष प्रकार के वनस्पति प्रकार को, यानी एक अलग ही प्रकार के वनस्पति प्रकार को उसने क्या किया है, जन्म दिया। यानी एशिया में पाए जाने वाले जो प्रमुख जलवायु प्रदेश हैं वो अपने एक प्रकार की वनस्पति जो है उसको जन्म देते हैं, यानी अपने अंदर एक विशेष प्रकार की वनस्पति को वो जन्म देते हैं। तो इसीलिए क्या है, जो प्राकृतिक वनस्पति है उसको क्या मान सकते हैं हम, जलवायु प्रदेशों का आधार मान सकते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है कि इसी आधार पर क्या है, यानी इसीलिए क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु का मापदंड माना जाता है। इसी कारण प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का
मापदंड होती है। यानी प्राकृतिक वनस्पति वहाँ की है, उसके आधार पर हम उस प्रदेश की जलवायु को आसानी से समझ सकते हैं। अब इसी प्रकार जैसे जैसे कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था, तो वो एक प्रकार से जो 1872 में कैंडोल के द्वारा वनस्पति वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था, तो उस कैंडोल के वनस्पति वर्गीकरण के ऊपर आधारित कोपेन का जलवायु वर्गीकरण था। यानी कैंडोल ने अलग अलग पूरे विश्व को अलग अलग वनस्पति प्रदेशों में बांट दिया था, तो उसी प्रकार किया उस पर आधारित यानी कोपेन ने उन वनस्पति प्रदेशों का अध्ययन किया, उन जो उसमें वनस्पति प्रकार थे उसी आधार पर यानी वनस्पति के आधार पर उसी मापदंड पर उन्होंने क्या किया था, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। तो इसी प्रकार डनलेस स्टैम्प भी क्या कहते हैं कि एशिया में जितने भी प्रकार के जलवायु प्रदेश हैं वो अपने आप में एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति को जन्म देते हैं, और इसीलिए क्या है, प्राकृतिक वनस्पति को जलवायु का मापदंड समझा जाता है। तो अब प्राकृतिक वनस्पति में मौलिकतः हम करते हैं जो वर्गीकरण जो करते हैं प्राकृतिक वनस्पति का, वो करते हैं पादप समुदाय के आधार पर। तो वनस्पति का जो वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है, पादप समुदाय के, यानी कौन कौन से पादप समुदाय उसमें पाए जा रहे हैं, किस प्रकार के पादप समुदाय उसमें पाए जा रहे हैं, चौड़ी पत्ती वाले, छोटी पत्ती वाले, कांटेदार, ये सदापर्णी, पतझड़ आदि जो पादप समुदायों के आधार पर क्या करते हैं, हम वनस्पतियों प्रदेशों का वर्णन करते हैं। यानी प्रत्येक वनस्पतिक प्रदेश में जो वनस्पति है उसमें साचर्य पाया जाता है, यानी एक जैसी वनस्पति हमें लगभग देखने को मिलेगी, एक जैसी विशेषताओं वाली वनस्पति उस पूरे प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। तो उसी आधार पर हम क्या करते हैं, प्रदेशों का वर्णन करते हैं। अब वनस्पति जो प्रदेशों का वर्गीकरण हम एशिया की अगर बात करें तो इसमें क्या है, विशेषतः हम घास जो पहले सबसे पहले पढ़ेंगे हम वन कौन कौन से पाए जाते हैं, उसके बाद में हम घास प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, मरुस्थलीय वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे और टुंड्रा वनस्पति के बारे में, यानी 4 भागों में हम पूरी वनस्पति को, प्राकृतिक वनस्पति को बांटेंगे और उनको अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है वन, यानी वनों के बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे। फॉरेस्ट जिनको कहते हैं, वन के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। वन यहाँ फॉरेस्ट। अब वनों में किसे सम्मिलित किया जाता है, वन में क्या है, भूतल पर वो जो कोई भी विस्तृत क्षेत्र है जहाँ पर क्या है, वृक्ष समूह पाए जाते हैं, यानी भूमि के ऊपर जो वृक्ष समूह पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। भूमि पर उपस्थित वृक्ष समूह क्या कहलाते हैं, वन कहलाते हैं। यानी जहाँ कहीं भी भूमि पर कोई एक बड़ा वृक्ष समूह पाया जाता है विस्तृत क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है, वन कहलाता है। अब वन में जो वृक्ष हैं वो दोनों प्रकार के हो सकते हैं, यानी एक तो स्वतः पोषित भी हो सकते हैं, यानी खुद से उगी हुई वनस्पति भी होती है, और दूसरी मानव के द्वारा भी उसमें पेड़ पौधे लगाए हुए हो सकते हैं। वनों में दोनों प्रकार की वनस्पति देखी जा सकती है, यानी मानव द्वारा रोपित हो सकते हैं या खुद भी हो सकते हैं। अब वन कैसे होते हैं, प्राय इनमें लंबे वृक्ष पाए जाते हैं। वन है वो लंबे चौड़े क्षेत्र में होते हैं, परिपक्व होते हैं, और इनका जो विस्तार यानी अधिक पाया जाता है लंबे चौड़े क्षेत्र में। और इसके अलावा ये कैसे हो सकते हैं, सघन लंबे क्षेत्र में और परिपक्व, ये इनकी विशेषताएं वनों की हो सकती हैं। तो भूमि पर उपस्थित विस्तृत वृक्ष समूह क्या कहलाता है, वन कहलाता है, जिसमें प्राकृतिक एवं मानव रोपित दोनों प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं वो पाए जा सकते हैं। अब वृक्षों के विकास के लिए हम जैसे जानते हैं कि आर्द्रता की अधिक आवश्यकता होती है। जहाँ पर आर्द्रता ज़्यादा होगी वहाँ पर वनों का विकास ज़्यादा होगा, और जिन क्षेत्रों में आर्द्रता कम होगी वहाँ पर वनों का विकास, वृक्षों का विकास कम होगा, जिससे वृक्ष हैं वन है वो भी कम विकसित होंगे। अब इसी प्रकार क्या कह सकते हैं हम कि जो वन है उन प्रदेशों में ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा अच्छी होती है। अब वर्षा अच्छी होगी उन जिन प्रदेशों में, तो वहाँ पर नमी ज़्यादा मिलेगी, वायुमंडल यानी सापेक्षिक आर्द्रता है वो ज़्यादा मिलेगी, जिसके कारण पेड़ जो पौधे हैं उनकी पत्तियों से वाष्पीकरण है वो भी क्या होगा, कम होगा, तो वो ग्रोथ उसमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो प्रदेश होते हैं वहाँ पर वर्षा कम होती है, जिसके कारण वहाँ पर वाष्पीकरण भी, सूर्य का ताप कम प्राप्त होने के कारण क्या शीतोष्ण प्रदेश में वाष्पीकरण कम होता है, वहाँ पर भी वनों का अच्छा विकास हुआ है। तो विशेषतः वनों का जो सर्वाधिक विकास की अगर हम बात करें
तो वो होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्रों में। क्योंकि वनों के विकास के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? उच्च वर्षा, उपजाऊ यानी मृदा है वो बंजर न होकर के कैसी मिट्टी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। उच्च तापमान भी, यानी उच्च वर्षा के साथ उच्च तापमान होना चाहिए। ये नहीं है तापमान उच्च वर्षा ना हो तो वहाँ पर वनों का विकास नहीं हो पाएगा। यानी उच्च वर्षा होनी चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, और वर्षा है वो पर्याप्त वर्ष भर क्या है होनी चाहिए, और जो सूर्य ताप है उसकी प्राप्ति भी वर्ष भर होनी चाहिए। मिट्टी जो है वो कैसी होनी चाहिए? उपजाऊ होनी चाहिए। अब एशिया महाद्वीप की अगर हम बात करते हैं तो एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं, क्योंकि पूरा इसका विस्तार है वो लंबे चौड़े अक्षांशीय देशांतरीय क्षेत्र में हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है बड़े क्षेत्रों में वनों का विकास हुआ है। तो अलग अलग प्रकार इसमें जलवायु की विभिन्नताओं के कारण उत्पन्न हुए हैं। तो सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप के वनों में पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सबसे पहला वनों का जो प्रकार है वो है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। पहला है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन। यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हम इनको कह सकते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का विस्तार कहाँ हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है उष्ण जलवायु जहाँ पर पाई जाएगी, यानी हम सबसे पहले कहाँ पर पहुँचेंगे? उष्णकटिबंध में। वर्षा वन यानी आर्द्रता ज़्यादा जहाँ पर होगी वहाँ पर। तो जिन क्षेत्रों में आर्द्रता अधिक पाई जाती है, जिन क्षेत्रों में तापमान ज़्यादा रह रहा है, तो वहाँ पर क्या है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों का विस्तार हुआ है। तो इसमें हम देखें तो 0 डिग्री से जो भूमध्य रेखा है उसके 10 डिग्री दक्षिण में और 10 डिग्री उत्तर में, दोनों जो ये 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण की जो पट्टी है उसके बीच में जो वनों का विकास हुआ है वो कौन से वन कहलाते हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के नाम से उनको जाना जाता है। यानी भूमध्य रेखा के समीप 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में, इनको भूमध्य रेखीय वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखीय वन। विस्तार देखें अक्षांशों के हिसाब से तो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश। जब 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य जिन वनों का विस्तार पाया जाता है उनको उष्णकटिबंधीय वर्षा वन या भूमध्य रेखीय वर्षा वन कहते हैं। अब हम देखें कि एशिया के कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर इनका विकास हुआ है। तो विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशिया, मलाया है, इंडोनेशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में यानी इस क्षेत्र में। एशिया में दक्षिण पूर्वी एशिया, मलाया, इंडोनेशिया और न्यू गिनी जो है उसमें भी आ जाता है, इनका विस्तार पाया जाता है। लेकिन हमें एशियन क्षेत्रों का विशेषतः अध्ययन करना है, मलाया, इंडोनेशिया, और इसके अलावा हम कर सकते हैं श्रीलंका। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, ये वन ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी द्वीपीय देशों में
इनका विकास हुआ है। जो एशिया के द्वीपीय देश भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में फैले हुए हैं। इसके अलावा श्रीलंका में, जो कि एक द्वीपीय देश है, तो यहाँ पर यानी ज़्यादातर हम देखें तो द्वीपीय क्षेत्र जो है, और विशेषतः दक्षिणी पूर्वी एशिया का जो द्वीपीय क्षेत्र है, जिसमें हम मलाया इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है उसको सम्मिलित करते हैं, श्रीलंका को सम्मिलित करते हैं, तो यहाँ पर ये वन ज़्यादा पाए जाते हैं। इनको भूमध्य रेखीय वन भी कहा जाता है। अब इन वनों की हम विशेषताएं कुछ जानें तो ये चौड़ी पत्ती वाले वन होते हैं। चौड़ी पत्ती वाले, यानी यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष होते हैं और सदा हरे भरे ये रहते हैं। इनको क्या कहते हैं? सदापर्णी वन भी इनको कहा जाता है। चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, सदापर्णी। सदापर्णी वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन वनों में जो वृक्ष होते हैं वो पत्तियां जो हैं उनकी वो एक साथ नहीं गिरती, यानी ये वृक्ष अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं। इनमें क्या है, वर्ष भर थोड़ा थोड़ा करके पत्तियां हैं वो गिरती रहती हैं और साथ में नई पत्तियां आती रहती हैं, इसलिए ये क्या है, हमेशा हरे भरे रहते हैं। इसलिए इन वनों को क्या कहा जाता है? सदापर्णी कहा जाता है। अब उष्ण आर्द्र यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, इसके कारण ये वृक्ष अत्यधिक लंबे एवं सघन होते हैं, यानी वृक्षों की लंबाई ज़्यादा होती है, गहरे वितान होते हैं और सघन ये वन होते हैं। इसके साथ में इन वनों की विशेषताएं, यानी लंबे वृक्ष, सघन होते हैं और लताएं लिपटी रहती हैं इनके ऊपर। लताएं जो हैं इन वनों की मुख्य विशेषताएं हैं, यानी मोटी मोटी लताएं, बेल जिनको हम कहते हैं, लताएं इनके ऊपर मोटी मोटी पाई जाती हैं। अब अत्यंत सघन वर्षा होने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, जिसके कारण प्रकाश प्राप्ति की होड़ में ये वृक्ष बहुत लंबे बढ़ जाते हैं, यानी इनकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। लंबे लंबे वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। तो इन वनों में लंबे वृक्ष, यानी लंबाई इनकी 60 से 80 मीटर तक ये वृक्ष हैं वो लंबे पाए जाते हैं। इसके अलावा इन वनों की एक विशेषता है कि इनके जो शिखर, या जिनको हम वितान कह सकते हैं, शिखर कैसे होते हैं? शिखर छतरीनुमा इनके शिखर होते हैं। ये अत्यंत सघन होते हैं। इन वनों के अगर हम नीचे जाते हैं तो वहाँ पर हमें अंधेरा मिलेगा, क्योंकि ऊपर से ये प्रकाश को रोक लेते हैं। सघन वितान होने के कारण नीचे प्रकाश की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए नीचे छोटी वनस्पतियाँ हैं उनका विकास कम हो पाता है। लताएं इनमें ज़्यादा पाई जाती हैं। अब यानी दिन में भी हम अगर इन वनों में प्रवेश करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है, अंधेरा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके वितान बहुत ही सघन होते हैं, छतरीनुमा होते हैं और लंबे होते हैं ये वृक्ष। और इनके इस क्षेत्र में क्या होता है, वन एक ही प्रजाति के जो वन हैं वो बहुत ही लंबे चौड़े एरिया में अपने को क्या है, एक एक प्रजातियों के वृक्ष हैं वो देखने को मिल जाते हैं। यानी अभी एक एक प्रजाति के, यानी विशेष से एक एक प्रजाति के लंबे चौड़े एरिया में न फैल करके कैसे होते हैं, ये मिले जुले होते हैं, यानी अनेक प्रजातियां एक साथ पाई जाती हैं। एक प्रजाति नहीं होती, अनेक प्रजातियां एक साथ, यानी अनेक प्रजातियों के वृक्ष हैं वो थोड़े एरिया में ही पाए जाते हैं, जिसके कारण के आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यानी अन्य जो वन हैं उनमें एक ही प्रजाति के वृक्ष लंबे चौड़े एरिया में फैले रहते हैं, लेकिन जो उष्णकटिबंधीय या भूमध्य रेखीय वन, सदापर्णी वन है, इनमें थोड़े से एरिया में विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष देखने को मिल जाते हैं। तो अब लताएं इनके ऊपर बंधी रहती है, इसमें जो प्रवेश है वो कठिन होता है। अब देखें भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र हैं उनमें वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। तो इन वनों में वृक्ष हैं महोगनी, सिनकोना, रबड़, गटापारसा। तो ये जो वन है इनमें विशेष महोगनी, सिनकोना, रबड़ है, गटापारचा है,
एबोनी है। इसके अलावा ताड़, बांस, बैंत आदि जो वृक्ष हैं इसमें पाए जाते हैं। ताड़, बांस, बैंत। तो इस प्रकार के जो वृक्ष हैं उनका इन वनों में विस्तार देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इसमें क्या है, एबनूस और रोजवुड जैसे जो वृक्ष हैं वो भी इसमें पाए जाते हैं। एबनूस और रोजवुड, एबनूस और रोजवुड। तो महोगनी, गटापार्चा, सिनकोना, एबोनी, ताड़, रबड़, बांस, बैंत, एबनूस और रोजवुड, ये क्या है, इन वनों के यानी भूमध्य रेखीय वनों के मुख्य वृक्ष हैं। अब ये जो वन वृक्ष होते हैं इनकी क्या विशेषता होती है, इनकी लकड़ियां कैसी होती हैं, कठोर एवं मजबूत। लकड़ियां कठोर एवं मजबूत, कठोर लकड़ी होती है। तो कठोर लकड़ियां होने के कारण ये क्या है, जो विशेषतः फर्नीचर है उनके लिए उपयोगी होती हैं, इमारती उपयोग के लिए उपयोगी होती हैं ये। लेकिन यातायात के साधनों का अभाव, इसके अतिरिक्त जो यहाँ पर आगमन है, इन वनों में प्रवेश जो होता है वो कठिन होता है। इसके अतिरिक्त ये वन, जैसे मैंने बताया कि छोटे एरिया में विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, एक प्रजाति के वृक्ष नहीं पाए जाते, विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष थोड़े से एरिया मिल जाते हैं। इसके कारण इनका आर्थिक दृष्टि से दोहन है वो क्या है, हानि यानी लाभप्रद नहीं है। आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं, तो आर्थिक दृष्टि से इनका दोहन नहीं किया जा सकता, लाभप्रद नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से अगम्य होते हैं, यानी यहाँ पर आवागमन है वो कठिन होता है, अप्रवेश्य अगम्य होते हैं। आर्थिक पिछड़ापन, जलवायु की विषमता है आदि जो कारण है, उनके कारण इनका आर्थिक दोहन है वो नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार में देखा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो हैं वो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको भूमध्य रेखीय वन भी कहते हैं। ये जो एशिया में विशेषतः मलाया, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, श्रीलंका वाला क्षेत्र, यानी द्वीपीय क्षेत्र जो देश हैं उनमें इनका विकास ज़्यादा हुआ है। भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में इसमें जो बांस है, एबोनी है, रोजवुड है, एबनूस है, बैंत है, सिनकोना है, मोगनी है, जो ये पादप हैं इनमें विशेषता से पाए जाते हैं। लकड़ियाँ कठोर होती हैं, सघन होते हैं, अप्रवेश्य होते हैं, थोड़ी सी दूर में बहुत सारी प्रजातियाँ मिलने के कारण इनका जो आर्थिक रूप से दोहन है वह लाभप्रद नहीं है। तो एशिया के वनों में हमने देखा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। अगले वनों के बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। धन्यवाद।